So if a certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight. जो रिजल्टिंग एलॉय होगा उसमें 90% अगर सिल्वर होगी तो 10% क्या अवेलेबल होगा बेटा? 10% क्या अवेलेबल होगा? दैट विल बी कॉपर. कॉपर विल बी अवेलेबल 10%. ठीक है, तो अगर हम लोग लेट करें कि यहां पर सिल्वर फर्स्ट वाले में सिल्वर और कॉपर सी है, 3 kg सिल्वर मिला दिया गया इसमें, तो सिल्वर कितना हो गया? सिल्वर प्लस 3 डिवाइडेड बाई कॉपर की वैल्यू, ये कितने के इक्वल होगी? जो मिक्सचर में सिल्वर प्लस 3 डिवाइडेड बाई कॉपर, दैट विल बी 9:1 और नॉट? 9 पार्ट जो है सिल्वर का है और 1 पार्ट कॉपर का है. दैट मीन्स इट विल बी S प्लस 3 इज इक्वल टू 9C. सो S की वैल्यू आ गई 9C माइनस 3. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. If the same weight of initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver by weight. अच्छा, 2 kg alloy के साथ मिक्स किया गया जिसमें 90% सिल्वर है, मतलब कितना सिल्वर है 2 kg में? जल्दी बोलो. 2 kg 1.8 सिल्वर है. 1.8 सिल्वर है और 0.2 क्या है उसमें? कॉपर है. दैट मीन्स सिल्वर प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई कॉपर प्लस 0.2, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर जो मिक्सचर बना है उसमें 84% सिल्वर है, तो कितने परसेंट कॉपर है बेटा? 16% कॉपर है. दैट मीन्स 84 डिवाइडेड बाई 16, सो 21/4. तो 4S प्लस 7.2 इज इक्वल टू 21C प्लस 4.2. तो 4S प्लस 3 is equal to 21C. This is second equation. तो फर्स्ट इक्वेशन से S की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो 4 9C माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 21C. 36C माइनस 9 माइनस 12 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 21C. तो 15C इज इक्वल टू 9. तो C की वैल्यू आ गई 3/5. C की वैल्यू 3/5 आ गई, तो S कितना हो गया? 9 इंटू 3/5 माइनस 3. That means 27 minus 15/5. So 12/5 हो गया S. तो सिल्वर ओरिजिनली सिल्वर था 12/5, कॉपर था 3/5, तो टोटल वेट कितना था? 3/5 प्लस 12/5, दैट इज इक्वल टू 3 kg. तो वेट ऑफ इनिशियल एलॉय इन kg कितना हो गया? दैट विल बी 3 kg. ये क्लियर है सबको? मेथड 1 सबको क्लियर है? मेथड 1 क्लियर है, वेरी बेसिक अप्रोच. मेथड 2 पर आते हैं. अगर मेथड 2 की बात करें तो ये एक वेट है W. ये कितने केजी वेट के साथ मिलाया जा रहा है बेटा? ये जो W वेट है इनिशियल एलॉय का, एलॉय 1 का W वेट है, वो कितने केजी के साथ मिलाया जा रहा है? 3 kg के साथ मिलाया जा रहा है. ये W kg. इस 3 kg में कितने परसेंट सिल्वर है बेटा? इस 3 kg में कितने परसेंट सिल्वर है? दैट इज 100% सिल्वर है, क्योंकि 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर है 100%. इस W kg में हमने मान लिया, लेट करो X% सिल्वर है, इसमें 100% सिल्वर है, इसमें लेट करते हैं X% सिल्वर है. जब इनको मिक्स किया गया तो जो एलॉय बना है उसमें कितने परसेंट सिल्वर है बेटा? दैट इज इक्वल टू 90% सिल्वर. क्या चीज अप्लाई करने वाले हम लोग? जल्दी बोलो, क्या चीज अप्लाई करने में? विल अप्लाई एलिगेशन बेटा, कि W/3 इज इक्वल टू 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 90 माइनस X. दैट मीन W/3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 90 माइनस X. ये मेरी पहली कंडीशन बन गई. अब सेकेंड केस आते हैं. इफ द सेम वेट ऑफ इनिशियल एलॉय, मतलब W kg को अब कितने केजी के साथ मिक्स किया जा रहा है बेटा? 2 kg के साथ मिक्स किया जा रहा है. इसमें अभी भी X% सिल्वर है. इस 2 kg में कितने परसेंट सिल्वर है बेटा? इट इज कंटेन 90% सिल्वर. 90% सिल्वर. जब इनको मिक्स कर रहे हैं तो कितने परसेंट सिल्वर आ रही है बेटा? 84% सिल्वर आ रही है. दैट मीन W/2 is equal to 90 minus 84 divided by 84 minus X. That means 6 divided by 84 minus X. अब इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करोगे W/3 डिवाइडेड बाय W/2,
2/3 बचा, 2/3 इंटू 10 इंटू 84 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6 इंटू 90 माइनस एक्स। तो ये आ गया 2, ये आ गया 5। तो इसको सॉल्व करो, 180 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 420 माइनस 5x। तो 3x इज इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू आ गई 80। अगर x की वैल्यू 80 आ गई तो w/3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 80, 10 कैंसिल। तो w की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितना वेट आ गया इनिशियल, दैट विल बी 3 kg, दैट विल बी इनिशियल वेट। क्लियर है बेटा ये भी मेथड? तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड 1 और मेथड 2, जो भी तुम्हें पसंद हो उस मेथड से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, और कई इस तरह के क्वेश्चन तुमने मॉक्स एंड ऑल में किए हुए असाइनमेंट में, तो बेसिक क्वेश्चन था तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं बेटा। किस कैटेगरी में सेकंड क्वेश्चन को डील करोगे बेटा? इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने अपने असाइनमेंट का एक क्वेश्चन, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके वाले क्वेश्चन से, याद है? जहां पे जीके को 5550 रुपीज मिलते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज, वरुण कैन पेंट इट इन 16 डेज। अनिल, वरुण एंड चंदू अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर ₹24,000। 3 of them together complete the painting in 6 days. तो टोटल वर्क कितना लेट कर लू बेटा? टोटल वर्क 12, 16, 6, 48 लेट कर लेता हूं। तो अनिल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? अनिल की एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 48/12, 48/12 मतलब 4 आ गई। वरुण की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 48/16 दैट मींस 3 आ गई। अनिल, वरुण और चंदन, कौन है? चंदू, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 48/6 इज इक्वल टू 8 आ गई। इसका मतलब है चंदू की एफिशिएंसी कितनी बची बेटा? अरुण की 4 है, बी की 3 है, तो चंदू की बची 1। अब पैसा किस रेशियो में, अगर सेम टाइम तक वर्क किया है तो पैसा किस रेशियो में डिवाइड होगा बेटा? इट विल गेट डिवाइडेड इनटू एफिशिएंसी रेशियो। तो हमें सी का पैसा बताना है, तो दैट मींस सी की एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी इनटू 24,000। सी की एफिशिएंसी है 1, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8 इनटू 24,000। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? दैट विल बी 3,000 रुपीज। दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मीरा एंड अमल, अगेन इस क्वेश्चन को किस राउंड में डील करोगे बेटा? दिस शुड बी योर राउंड 1 क्वेश्चन। इससे तुमने जो सर्कुलर पढ़ा होगा, इससे बहुत बहुत बेटर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, बहुत ज्यादा बेटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आराम से समझना। मीरा एंड अमल वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, then in 45 minutes Amal completes exactly 3 round more than Meera. अच्छा, अगर अमल की स्पीड को कहें VA, तो VA इंटू 45 मिनट की बात करते हैं। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमल इन 45 मिनट्स और नॉट बेटा? जल्दी बोलो। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, माइनस V मीरा इंटू 45। मीरा ने जो डिस्टेंस कवर करी है, इन दोनों का डिफरेंस कितने राउंड के इक्वल है बेटा? दैट इज इक्वल टू 3 राउंड, 3 राउंड के इक्वल है। दैट मींस VA माइनस VM इज इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाई 45, सो R बाई 15 आ गया। सेकेंड केस आते हैं। इफ दे वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट। अगर सोचो, अमल ऐसे जा रहा है, विमल ऐसे जा रहा है, जब पहली बार मिलेंगे तो दोनों कंप्लीट कितने राउंड करेंगे बेटा? जब पहली बार मीट कर रहे होंगे, 1 राउंड कंप्लीट कर रहे होंगे। दैट मींस VA प्लस VM इंटू 3 इज इक्वल टू 1 राउंड। दैट मींस VA प्लस VM इज इक्वल टू राउंड बाई 3 आ गया। तुम्हें बेसिकली किसके राउंड निकालने हैं? तुम्हें बेसिकली किसके राउंड निकालने हैं? M के निकालने। देखो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अगर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दें तो 2VM, VA माइनस VA 0, VM से माइनस VM 2VM इज इक्वल टू R बाई 3 माइनस R बाई 15। 15 लिया 4R,
2vm इज इक्वल टू दिस, तो 2r, तो vm आ गया, स्पीड आ गई 2 राउंड बाई 15, इतने राउंड पर मिनट है, 1 मिनट में। हमें बताना है इन 1 आवर, अगर 1 आवर बताना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 60 से मल्टीप्लाई कर दें 4, मतलब कितने राउंड कवर करेगा 1 आवर में बेटा वीमा, जो मीरा है वो कितने राउंड कवर करेगी, शी विल कवर 8 राउंड। क्लियर है बेटा? जल्दी। सो अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, जहां पर जस्ट हम लोगों ने बेसिक साइज डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A 4-digit number is formed by using only the digits 1, 2, 3 such that both 2 and 3 appear at least once the number of all 4-digit number। ठीक है, 2 और 3 कम से कम कितनी बार होने चाहिए बेटा, 2 और 3 कम से कम कितनी बार, 1 बार होने चाहिए। इसका मतलब है किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 पे नहीं है। तो मेथड 1 देखते हैं इसका। देखो 1 पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 1 जो है वो कितनी बार हो सकता है, पहले ये बताओ। 0 टाइम्स भी हो सकता है, 1 जो हो सकता है, अगर ये 4 डिजिट नंबर है, मान लो ये ABCD 4 डिजिट नंबर है, 1 एक बार, कोई हो सकता है कि नो 1 विल बी अवेलेबल देयर, हो सकता है कि 1 1 अवेलेबल हो सकता है 2 1 अवेलेबल हो। क्या 3 बार 1 अवेलेबल हो सकता है, क्या 3 बार 1 अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 बार इसलिए नहीं हो सकता, अगर 3 बार 1 हो जाएगा तो क्या 2 और 3 कम से कम 1 बार आ पाएंगे, 2 और 3 कम से कम नहीं आ पाएंगे, वायलेशन हो जाएगा। तो मेथड 1 क्या करते, हम लोग कह देते नो 1, कोई भी 1 अवेलेबल नहीं। तो ABCD, अब अगर एक बार भी 1 नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो देखो अब ऐसा हो सकता है कि ये 2 2 2 3 रहा हो, 3 बार 2 और 1 बार 3 रहा हो सकता है 2 बार 2 और 2 बार 3 रहा हो सकता है 1 बार 2 और 3 बार रहा हो। क्या 0 बार 2 हो सकते हैं बेटा, क्या 0 बार नहीं हो सकते। अब सोचो इनको अरेंज करने के वेज कितने होंगे, जल्दी बोलो। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 वेज होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बोलो बेटा। ये 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, 4 वेज होगा। इनको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 मतलब कितने वेज, जल्दी बोलो। 24 बाई 4 मतलब 6 वेज आ गए। अगेन इनको भी अरेंज करने के कितने वेज होंगे, जल्दी 4 वेज होंगे, मतलब टोटल वेज यहां पर कितने आ गए बेटा, 14 ये वेज हो गए नो 1 वाले केस में। अब मानते हैं कि 1 1 अवेलेबल है मेरे पास, 1 1 मतलब ये ABCD में 1 1 अवेलेबल हो गया। अगर 1 1 अवेलेबल हो गया तो 2 2 3 हो सकता है, 1 1 अवेलेबल हुआ तो 2 3 3 हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 1 1 ले रहे नहीं, 2 एक बार तो कम से कम हमें 2 और 1 बार 3 लाना ही लाना है। अब इनको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 12 केसेस आ गए। इनको अरेंज करने के भी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 12 केसेस आ गए, मतलब टोटल यहां पे कितने केसेस बने बेटा, 24 केसेस बने। अब यहां पर 2 2 अवेलेबल करते हैं, 2 1। अगर 2 1 अवेलेबल है बेटा तो केवल यही केस बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। 1 1 2 3 जल्दी बोलो, फिक्स हो जाएंगे ना। अच्छा इनको अरेंज करने के लिए फैक्टर, हाँ 32 मतलब अरेंज करेंगे ना बेटा, इसके बाद अरेंज करेंगे ना। जब इनको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 2 से तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी कितने वेज आएंगे, 12 वेज ये आ गए, 12 वेज। तो 14 प्लस 24 प्लस 12 मतलब टोटल कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं बेटा, टोटल कितने नंबर, इट विल बी 50 नंबर्स, 50 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब समझो, इस चीज को ध्यान रखो बेटा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन, अभी एक और मेथड बता रहा हूं, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ ये होती है कि बच्चे सोचते हैं कि यार इस तरह से अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लेंदी चला जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या ये लेंदी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से सिर्फ काउंटिंग ही तो मैंने करी है, कुछ लेंदी नहीं है।
है ना। तो उस चीज से मतलब इस चीज से डरो मत थोड़ा सा। कैट थोड़ा इस तरह से होता जा रहा है जहां पर थोड़ा सा मतलब इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जहां पे बच्चे पहली नजर में देख के उनको लगे ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है। अभी तक जो चार क्वेश्चन के उसमें कहीं कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, सिर्फ क्योंकि यूआई ऐसा होता है कि थोड़ी अगर यही क्वेश्चन तुम जाके उस यूआई में पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है उस यूआई में। तो थोड़ा सा याद रखो कि क्वेश्चन को करने की हैबिट डालो, चाहे वो लेंदी हो चाहे इजी हो। जब मॉक्स अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें यही हैबिट डालो कि हाँ जैसे लेंदी है वो है, एक बार कॉपी पेन चलने लगेगा ना जब बेटर वे में तो अपने आप ये सब चीजें वो खत्म होने लगेंगी। अब मेथड 2 ध्यान दो। मेथड 1 जस्ट बेसिक काउंटिंग की 1 2 3 बार जब हम लोग ले रहे हैं पुट कर रहे हैं। मेथड 2 क्या है, देखो जैसे हमने कहा गया एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। एटलीस्ट वन इज इक्वल टू, याद है एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। अगर कम से कम एक लेना है तो टोटल में से नन हटा देंगे तो एटलीस्ट वन हो जाता है। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 डिजिट नंबर को फॉर्म किया जा रहा है विथ डिजिट 1 2 एंड 3 such that both 2 and 3 appears at least once. Both 2 and 3 appear at least once. तो हम लोग क्या करें, हम लोग टोटल केसेस में से वो केस माइनस कर दें जब 1 + 1 and 2 आया हो, 1 और 2 आया हो, प्लस 1 और 3 आया हो। इसमें से टोटल वो केस माइनस कर दे जब 1 और 2 आया हो। सोचो जब 1 और 2 आया होगा मतलब ये वाला केस 1 और 2 वाला, तो उसमें कौन नहीं आया होगा जब 1 और 2 वाला केस आया होगा बेटा। जब 1 और 2 वाला केस आया होगा तो कौन नहीं आया होगा, 3 नहीं आया होगा। जब 1 और 3 वाला केस आया होगा तो कौन नहीं आया होगा बेटा, 2 नहीं आया होगा उस समय। यहां पे 3 नहीं आया होगा, यहां पे 2 नहीं आया होगा। अच्छा इसमें से 1 कितनी बार रिपीट हो गया होगा, इसमें से 1 कितनी बार रिपीट हो गया है, 2 बार 1 रिपीट हो गया है। मतलब हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, 1 एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब ऑल 1 वाला केस आया होगा। तो टोटल केसेस में से हम वो केस माइनस कर दें जब 1 और 2 लिया हो और 1 और 3 लिया हो और उसमें से ऑल 1 वाला सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखो 4 डिजिट नंबर है बेटा, हमारे पास 3 डिजिट है 1 2 और 3। पहले प्लेस पे अगर टोटल केसेस देखें, पहले प्लेस के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है नंबर की बेटा, पहले प्लेस के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, आइदर यू कैन पुट 1 और 2 और 3। सेम दूसरे प्लेस के पास भी कितनी अपॉर्चुनिटीज है बेटा, 3 अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तीसरे के पास भी 3 अपॉर्चुनिटी, चौथे के पास भी 3 अपॉर्चुनिटीज, तो टोटल हो गया 3 टू द पावर 4 माइनस। अब देखो अब हमें क्या 1 और 2 डिजिट यूज करनी है। अगर 1 और 2 डिजिट यूज करनी तो पहले के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है बेटा, अब पहले के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, इट विल कंटेन 2 अपॉर्चुनिटी आइदर 1 और 2। दूसरे के पास भी कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इट विल बी 2। तीसरे के पास भी 2, चौथे के पास भी 2, मतलब 2 की पावर 4 प्लस अगेन इट विल बी 2 की पावर 4 माइनस। सब में अगर 1 चाहिए मुझे तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, सब में अगर 1 1 1 रखना है तो एक पॉसिबिलिटी। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 माइनस 16 + 16 32 माइनस 1, 81 माइनस 31 आंसर कितना आ गया, दैट विल बी 50। क्लियर है बेटा। सो अगेन अगर थोड़ा बेटर अप्रोच लगाते तो काफी इजी था, लेकिन वो काउंटिंग अप्रोच इज आल्सो इक्वली इफेक्टिव देन दिस अप्रोच। उतना ही इजी है, कोई इश्यू नहीं है काउंटिंग अप्रोच में। फिफ्थ, इस क्वेश्चन को किस राउंड में रखोगे बेटा, किस राउंड में रखते हैं इस क्वेश्चन को, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, राउंड 1 में तुम्हारा होना चाहिए था। एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा ए बी सी, जहां पे बीसीए जो दिया है 50 डिग्री दिया है, अच्छी बात है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट डी जो है ए बी पर है और ई जो है इस पर है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डीई, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है। एफ इज अ पॉइंट ऑन बी सी
सच दैट BD इज इक्वल टू DF। ठीक है, तो ये भी y है तो ये भी y है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, अगर इसको मैं देखो, जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर इसको मैं थीटा ले लूं तो व्हाट विल बी दिस एंगल बेटा। अगर इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 50 है, ये थीटा है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, जल्दी बोलो ये एंगल कितना होगा। 130 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। टोटल एंगल का सम थीटा प्लस 50 प्लस 130 माइनस थीटा, दैट इज 180। अब इस ट्रायंगल को देखना, इस ट्रायंगल में इसके सामने का एंगल 130 माइनस थीटा, तो इसके सामने का ये एंगल दिस इज ऑल्सो 130 माइनस थीटा, ये भी 130 माइनस थीटा हुआ। नाउ अंडरस्टैंड, अगर ये 130 माइनस थीटा है, ये 130 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का जो समेशन है दैट इज 260 माइनस थीटा, 260 माइनस 2 थीटा। तो ये जो एंगल बचा, ये एंगल बचा 2 थीटा माइनस 80। इतनी चीज समझ में आई, एंगल 2 थीटा माइनस 80, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो 180 होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, कलर चेंज कर रहा हूं, मुझे बताना ये कंप्लीट एंगल कितना होगा बेटा, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हुआ, दैट विल बी 2 थीटा। तो बस मुझे इतना बता दो, इतना हाफ 2 थीटा माइनस थीटा है, ये कंप्लीट एंगल 2 थीटा है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल बेटा, ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, दैट विल बी 80 डिग्री। हमसे यही पूछा है FDE की वैल्यू, FDE एंगल कितना आ गया, दैट विल बी 80 डिग्री। क्लियर है बेटा सबको। जस्ट एंगल पुट करते चले गए, वो किसी भी वे में आप पुट कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस कंफर्टेबल वे में आप एंगल पुट कर सकते हो। क्या यहां पर ए की एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें निकालनी थी, क्या यहां पर 6th क्वेश्चन में ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, नहीं, रेंज निकालनी थी, रेंज निकालनी थी। log 15a प्लस log 32a इज इक्वल टू log 15a इंटू log 32a इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अगर लेट करो log 15a को, जस्ट बेसिक को एक्सप्रेशन के लिए, log 32a को अगर y मान ले, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब समझो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो x की वैल्यू log 15 है, तो 1 अपॉन एक्स कितना हो गया, दैट इज log a 15 हो गया, बेस चेंज हो जाएगा। 1 अपॉन वाई कितना हो गया, log a 32 हो गया, पुट कर दो, log a 15 प्लस log a 32 इज इक्वल टू 4, तो log m प्लस log n 15 इंटू 32 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब ये वही फॉर्मूला बेटा कि अगर log ab इज इक्वल टू x हो तो b कितना होता है बेटा, a टू द पावर x, है ना, जो बार बार हम लोगों ने लॉग क्लासेस में करा हुआ था। तो उड़ने वाला यस, a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 32, 15 इंटू 32 कितना होता है, जल्दी बोलो, 480 बेटा। a की पावर 4 इज इक्वल टू 480 है। अब समझो, क्या a 2 से 3 के बीच में होगा बेटा, अगर a की वैल्यू 3 रखोगे, a की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 81 आएगा, तो ये ऑप्शन चला गया। a की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, a की वैल्यू 4 रखने पे, जल्दी बोलो, 256 आएगा, ये भी चला गया। अगर a की वैल्यू 5 रखोगे तो कितना आएगा, 625। तो a की वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करेगी कि नहीं करेगी, जल्दी बोलो बेटा, इट विल लाई बिटवीन 4 to 5, सो आंसर विल बी सी पार्ट। क्लियर है बेटा सबको। ठीक है, 7th क्वेश्चन, वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM and Gautam joined him 2 hours later. They then worked together and completed the work at 5 PM on the same day. इसका मतलब यह है कि राहुल ने कितने आवर वर्क किया होगा बेटा,
जल्दी बोलो, राहुल ने कितने आवर वर्क किया होगा? 8 आवर राहुल ने वर्क किया। तो राहुल की एफिशिएंसी इंटू 8, ये राहुल की एफिशिएंसी है, इंटू 8 प्लस गौतम ने कितने आवर वर्क किया है बेटा? 6 आवर। गौतम की एफिशिएंसी इंटू 6। ये मैंने क्या लिखा है? जब राहुल की एफिशिएंसी इंटू 8 प्लस गौतम की एफिशिएंसी इंटू 6, दैट विल बी टोटल वर्क बेटा। टोटल वर्क हो गया। If both had started at 9 a.m. and worked together, the work would have been completed in 30 minutes earlier. 30 minutes earlier मतलब 4:30 पे हो गया होगा। मतलब राहुल ने कितने आवर वर्क किया होगा बेटा? 7 आवर 30 मिनट, 7.5 आवर। और गौतम ने भी 7.5 आवर वर्क किया होगा। दोनों टोटल वर्क आ, दोनों को क्या कर दूं बेटा अब आपस में? दोनों को क्या कर दूं? इक्वेट कर देता हूं। 7.5 प्लस गौतम इंटू 7.5, तो R इंटू 0.5 इज इक्वल टू गौतम इंटू 1.5, तो R इज इक्वल टू 3G आ गया। मतलब जो राहुल की एफिशिएंसी है वो गौतम की एफिशिएंसी की थ्राइस है। अगर मैं कहूं कि गौतम की एफिशिएंसी 1 है तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? बोल दे, 3 हो गई। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क कितना हो गया? 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 6, कितना हो गया टोटल वर्क? 30 हो गया। हमसे कह रहे हैं वर्किंग अलोन द टाइम राहुल वुड हैव बीन टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। राहुल ने कितने दिन लिए होंगे टू कंप्लीट द वर्क बेटा? 30/3 कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल टू 10 आ गया। 2 क्वेश्चन इन 7 क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के आ चुके हैं। यू कैन सी की बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन समझो, दोनों के दोनों एकदम ही बेसिक से क्वेश्चन। इनसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग ने ऑलरेडी किए हुए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोनों के दोनों। तो दोनों दोनों ही सब बच्चे सॉल्व करके आना चाहिए था। चलो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है किस राउंड में सोचते इसको? 8th क्वेश्चन में बेटा, 8th क्वेश्चन को किस राउंड में सोचते? एक्चुअली में अब एक चीज समझना, ध्यान देना, जब भी परसेंटेज दिया हो ना बेटा, जब भी परसेंटेज दिया हो, हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है। बस वही है कि बेसिक पॉइंट वही है कि जब ये इतनी लेंथी लैंग्वेज क्वेश्चन में दिखती है वहां पर ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उस समय। चलो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन a city increased by 25% to this. During the same period, the male population increased by 40% while the female population increased by 20%. अच्छा सोचो, मेल फीमेल इनको मिक्स जब करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी बोलो, मेल और फीमेल को जब मिक्स करें इस, और मेल में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा? मेल वाली पॉपुलेशन में 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। फीमेल वाली पॉपुलेशन में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है बेटा? 25% का इंक्रीमेंट। और ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है बेटा? 40% का इंक्रीमेंट है। मेल की पॉपुलेशन में 40% का है, फीमेल की पॉपुलेशन में 25 का है, और टोटल 20 का है, और टोटल कितना है बेटा? 25% का। कह रहा है कि टोटल जो है पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट 70 से 80 तक 25 का है, मेल में 40 का है, फीमेल में 20 का है। तो मेल और फीमेल एक्चुअली में किस रेशियो में रहे होंगे? मेल बाई फीमेल इज इक्वल टू 25 माइनस 25, 40 माइनस 20/15। मतलब मेल और फीमेल किस रेशियो में रहे होंगे बेटा? 1:3 के रेशियो में रहे होंगे। तो जो 1970 का टाइम रहा होगा उसमें मेल को अगर मैं कहूं कि 100 थे, तो फीमेल कितनी थी बेटा? जल्दी बोल दे। 300 थे। और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? वो 400 हो गई। 1980 आया बेटा, ये 100 जो था वो 40% इंक्रीमेंट हो गया, तो मेल कितने हो गए बेटा? 140 हो गए। फीमेल में 20% का इंक्रीमेंट आया तो फीमेल 360 हो गए, और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा? 500 हो गई। फ्रॉम 980 to 990 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 25%, मतलब 1/4 90। तो 1990 में फीमेल पॉपुलेशन में 90 का इंक्रीमेंट हो गया तो 450 हो गई। इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन 1990 में,
मतलब फीमेल मेल पॉपुलेशन कितनी रही होगी 1990 में बेटा? 225 रही होगी, 225। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई जल्दी बोलो? 675 टोटल पॉपुलेशन हो गई। हमसे कह रहा है द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 970 टू 980। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है बेटा? 275 का इंक्रीमेंट हुआ है आउट ऑफ 400 इंटू 100, मतलब 4 4 7 28 4 6 24 4 4 32 68.7% का इंक्रीमेंट। क्लियर है बेटा? जल्दी। सो अगेन कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब दूसरा कैसे अप्रोच कर सकते थे? अगर तुम रेशियो शुरुआत में ना भी समझ पाते तो दूसरा कैसे अप्रोच करते? देखो 1970 था तुम्हारे सामने, ये मेल थे, ये फीमेल थे। तुम कहते मेल है 100 है, फीमेल है 100 भी, टोटल पॉपुलेशन 100 ए प्लस बी है। 1980 आता तुम्हारा, 1980 में ये 100 ए कितना हो जाता बेटा? 140 ए हो जाता। फीमेल 100 बी कितना हो जाता बेटा? 120 बी हो जाता। तो टोटल जो हो जाता वो कितना हो जाता बेटा? टोटल में 25% का इंक्रीमेंट है। सोचो 25 1/4 25 125 ए प्लस बी हो जाता कि नहीं हो जाता? अच्छा, इन दोनों का समेशन 140 ए प्लस 120 बी दैट इज इक्वल टू 125 ए प्लस बी आ गया। तो 15 ए इज इक्वल टू 5 बी, तो बी इज इक्वल टू 3 ए आ गया। समझ गए? यहां से भी जो b इज इक्वल टू 3 है, मतलब अगर a की वैल्यू तुम 1 लोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यू विल गेट 3। सेम चीज आ गई जो 1/3 का रेशियो आया था बेटा मेल और फीमेल में, जो मेल और फीमेल में 1/3 का रेशियो आया था। अगेन उसी पॉइंट पे तो पहुंच गए, यहीं से सॉल्व कर सकते थे। समझे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th किस किस उस पे सोचोगे बेटा? किस उस पे सोचोगे? अगेन राउंड 1 कुछ भी नहीं, परसेंटेज सब कुछ दिया हुआ है। एक टूर्नामेंट है, एक टूर्नामेंट में एक टीम ने 40 मैचेस खेले, 40 मैचेस प्ले। वन कितने हैं उसमें से? वन कितने हैं? 40 का 30%, 12 वन है उसमें से। मतलब अगर जस्ट फॉर नॉलेज लॉस कितने हुए हैं उसके? 28 लॉस। जस्ट एक दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। They win 60% of the remaining matches. Their overall win percent will be 50%. Suppose they win 90% of the remaining matches, then the total number of matches बनता है। अच्छा, यहां तक क्वेश्चन रीड करके यू कैन गेट कि 30% और 60% को मिला रहे हैं तो कितना बन रहा है? 30% और 60% को मिला रहे हैं तो 50% बन रहा है। तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ विच टॉपिक? दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ विच टॉपिक? यू कैन अप्लाई एलिगेशन। तुम एलिगेशन अप्लाई कर सकते थे। मैं बिना एलिगेशन के पहले बताता हूं। पहले 40 मैचेस थे, उसमें से 12 मैच जीते, 30%। रिमेनिंग मैचेस मैंने मान लिए कि 100x रिमेनिंग मैचेस थे। लेट करते हैं 100x रिमेनिंग मैचेस थे। उसमें 100x में से कितने मैचेस जीतेंगे बेटा? वो 100x में कितने मैचेस जीतेगा? 60x जीतेगा। टोटल मैच जो हो गए वो हो गए 40 प्लस 100x, ये टोटल मैचेस हो गए। वन जो हो गया वो 12 प्लस 60x वन हो गया। देयर ओवरऑल विन परसेंट विल बी 50%। जो इसका 40 प्लस 100x का 50% मतलब हाफ, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 60x। तो 20 प्लस 50x 2 से इधर डिवाइड कर दिया, दैट इज 12 प्लस 60x। तो 10x इज इक्वल टू 8, तो x आ गया 0.8। अगर x की वैल्यू 0.8 आ गई तो मतलब कितने और मैचेस थे बेटा? कितने और मैचेस थे? 80 और मैचेस थे। तो टोटल मैचेस कितने थे जल्दी बोलो? टोटल मैचेस कितने थे? 120। और 120 का अब कितने परसेंट जीत रहा है बेटा? 90%। 120 का 90% मतलब कितना हो गया बेटा? 120 का 90%। देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाई दिस।
ठीक तो है बेटा, देखो ना, ये यहां से देख लो, ये 12 मैचेस जीता था, ये 60x, तो ये कितना हो गया 60x, जल्दी। अच्छा, रिमेनिंग मैचेस का 90% है, ठीक है, कोई और इजी हो गया। रिमेनिंग मैचेस का, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। रिमेनिंग मैचेस कितने हैं बेटा, 100x मतलब कितने मैचेस है रिमेनिंग बेटा, जल्दी, रिमेनिंग मैचेस कितने, 80। 80 का 90% कितना हो जाएगा बेटा, 80 का 90% 72। 72 यहां जीता, 12 यहां जीता, कितने टोटल विन हो गए बेटा, 84 टोटल विन हो गए। बेसिक क्वेश्चन। अब दूसरा मेथड देखते हैं। देखो, मैच जो पहले खेले, जो पहले मैचेस खेले वो 40 हैं, उसमें 30% विन। जो दूसरे मैचेस खेले, हमें नहीं पता, मैंने एक्स मैचेस हैं, उसमें 60% विन। इन दोनों को जब मिक्स किया गया है तो कितने परसेंट विन है बेटा, 50% विन, 50%। तो 40/x इज इक्वल टू 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 30। एलिगेशन 40/x इज इक्वल टू 60 माइनस 50, 50 माइनस 30। 40/x इज इक्वल टू 10/20, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो मैच टू, दूसरे मैच में जो खेले 80 खेले। सपोज दी विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस मतलब 80 का 90%, मतलब बाद में कितने मैच जीते हैं, 72 मैच बाद में जीते हैं। पहले कितने जीते हैं, 40 का 30%, 12 मैच पहले जीते हैं। आंसर कितना हो गया, 84। समझ गए? ओके बेटा, क्लियर। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 10th नंबर क्वेश्चन किस राउंड के लिए रखोगे, 10th नंबर क्वेश्चन किस राउंड के लिए रखोगे, इट शुड बी योर राउंड 2 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 100% राउंड 2 में होना चाहिए था आपका, लेकिन अगर ये क्वेश्चन विथ ऑप्शन आया है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन राउंड 1 ऑल्सो। कई बच्चे जो जिनका बेसिक अच्छा रहा है वो उसको राउंड 1 में भी खींच सकते, बट ओवरऑल राउंड 2 का क्वेश्चन बन सकता था। अगर राउंड 1 में करना है तो यू शुड यूज ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं। तो हमारे पास दो साइज की बेटा एक शॉप ओनर है, बॉट अ टोटल ऑफ 64 शर्ट्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट दैट कम इन टू साइज, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल है और लार्ज। द प्राइस ऑफ स्मॉल शर्ट वाज INR 50 लेस देन दैट ऑफ लार्ज शर्ट, ठीक है। तो अगर लार्ज शर्ट का प्राइस A है तो स्मॉल का जो है वो A-50 है, ये प्राइस है, ठीक है, पर शर्ट, प्राइस ऑफ ए स्मॉल पर शर्ट। टोटल जो लार्ज के लिए उसने पे किया है वो 5,000 रुपीज पे किया, ये A रुपीज पर शर्ट है। एक शर्ट का A रुपीज पे किया है, टोटल 5,000 रुपीज पे किया। स्मॉल के लिए टोटल कितना पे किया है बेटा, 1,800 रुपीज स्मॉल वाले के लिए पे किया। तो अगर मैं 1,800 को A-50 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी क्या वैल्यू निकली है बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शर्ट्स आई है कि नहीं आई है। टोटल पैसा इतना लगा, इतने रुपए पर शर्ट थी, डिवाइड कर दिया तो टोटल क्या आ गई है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शर्ट प्लस 5,000/A। ये मैंने क्या लिखा है 5,000/A बेटा, जल्दी बोलो, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लास्ट शर्ट। इन दोनों का समेशन कितने के इक्वल है बेटा, दैट इज इक्वल टू 64। ये 64 के इक्वल है। अब हमें निकालना है द प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट टुगेदर, मतलब वी वांट टू फाइंड A प्लस A-50, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। दैट मींस वी वांट टू फाइंड 2A-50। एंड यू नो यार, अगर मुझे 2A-50 निकालना है तो मैं किसके इक्वेट करता चलूंगा, और जिससे मेरी कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाए बेटा, मैं किसके इक्वेट करता चला जाऊं, आई विल इक्वेट विथ ऑप्शंस। मैं ऑप्शन से इक्वेट करता चला जाऊंगा। पहले मैं 150 के लिए देखूंगा। अगर 2A-50 इज इक्वल टू 150 है तो जल्दी बताओ A की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। पुट करके देखो, 1,800 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल, 5 या 15, 36 प्लस 50, क्या इक्वल आ रहा है बेटा, क्या इक्वल आ रहा है, नहीं, मतलब A इज इक्वल टू जो है ये 150 खत्म हो गया।
इसी तरह जैसे ही तुम 200 पे आए, a प्लस a माइनस 50 इज इक्वल टू 200, तो 2a इज इक्वल टू 250, तो a आ गया 125। पुट करके देखेंगे, 1800 डिवाइडेड बाई 75, 125 माइनस 50, 5000 डिवाइडेड बाई 125, तो ये घाटा 25, 15, 5 3 15, 360, 15 दूनी 30, 24, 5 200, 40, 40 प्लस 24 60। मतलब इसका क्या है बेटा कि प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट स्मॉल शर्ट का प्राइस टोटल कितना रहा होगा बेटा, दैट विल बी 200। दैट शुड बी योर आंसर। तो इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है बेटा? ये किस राउंड का क्वेश्चन होना चाहिए था बेटा? किस राउंड का? दिस शुड बी योर राउंड 1 क्वेश्चन। ये बहुत क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लासेस में इस तरह के किए हुए थे, पैटर्न वाले, है ना? पैटर्न वाले सेम क्वेश्चन तुमने किए हुए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीक्वेंस है रियल नंबर का सच दैट xn plus 1 is equal to xn plus n minus 1. That means xn plus 1 minus xn is equal to n minus 1. और मुझे x1 की वैल्यू -1 दी हुई है एंड आई वांट टू फाइंड x100। ठीक है, तो जैसे मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, n की वैल्यू 2 पुट करूं तो x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, x4 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये 2 है, 1 है तो उससे पहले 0, 3 2 तो 1, 4 3 तो 2। इसी तरह अगर x5 माइनस x4 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? x5 माइनस x4 रखेंगे दैट विल बी 3। ऐसे करते 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 अगर x98 माइनस x97 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जल्दी बोलो। 96। अगर x99 माइनस 98 रखेंगे तो 97। अगर x100 माइनस x99 रखेंगे तो 98। जरा सोचो, मुझे अगर x100 चाहिए तो मेरे पास x1 है, तो मैं इन सारी चीजों को अगर ऐड करूं तो देखो ये सब कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, बचेगा क्या? x100 माइनस x1 इज इक्वल टू, जैसे ही ऐड होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 98 तक, तो x100 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये n नेचुरल नंबर का सम है जो होता है n प्लस 1/2, दैट मीन 98 इंटू 99/2, मतलब 49 इंटू 99। तो x100 इज इक्वल टू 49 इंटू 99 प्लस x1, x1 की वैल्यू -1 है तो 49 इंटू 100 -1 ठीक है, x1 की वैल्यू -1 है तो -1, तो 49 इंटू 100 4900 -50 हो गया, 49 माइनस 100 मतलब 4850। तो x100 की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 4850। दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बेटा? वेरी बेसिक क्वेश्चन किए हुए हैं तुमने इस तरह के क्वेश्चन, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था जहां पे x100 की जगह x50 निकालना था विद सेम वैल्यूज भी, x1 की वैल्यू शायद 1 दी हुई थी, तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने। 12 पे आते हैं बेटा। A tea shop offers tea in cup of 3 different size. The product of prices of 3 different size is equal to 800. The prices of small size and medium size are in the ratio of 2:5. तो अगर मैं स्मॉल साइज का प्राइस को 2x कहूं तो मीडियम वाले का प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। दैट विल बी 5x। ठीक है, तो 2x इंटू 5x इंटू लार्ज वाले का, दैट समेशन मल्टीप्लीकेशन इज 800, मतलब x स्क्वायर l इज इक्वल टू 80। ये आ गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। 2 इंटू 5 10 से इसको कैंसिल किया, x स्क्वायर l जो आ गया वो 80 के इक्वल आ गया। If the shop owner decide to increase the price of smallest and medium ones by INR 6, keeping the price of largest unchanged, the product then change to 3। मतलब ये हो गया 2x plus 6 इंटू 5x plus 6
into L, that is equal to 3200. This is your second equation. अब तुम्हें सम ऑफ ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ थ्री डिफरेंट साइज बताना है. सम ऑफ ओरिजिनल प्राइस मतलब 2x प्लस 5x प्लस L, ये हमें निकालना है. ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन. मेरे सामने x और L दो वेरिएबल है, तो मैं अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 80 बाई 3200, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/40. इससे ये कैंसिल होगा, 8 से 40 1/40, तो 40x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 12x 42x प्लस 36, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 30x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. 6s को डिवाइड कर दो, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. फैक्टर कर दिए, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 5x लिया, x माइनस 2 प्लस 3 लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 2 आ गई और माइनस 3/5 आ गई. क्योंकि प्राइस है, निगेटिव हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. x की वैल्यू 2 आ गई बेटा. अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो x स्क्वायर L जो था वो 80 था, x की वैल्यू 2 हुई तो L की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो, दैट विल बी इक्वल टू 20. तो स्मॉल साइज वाले का प्राइस कितना हो गया बेटा, 4. मीडियम वाले का कितना हो गया, 10. और लार्ज वाले का कितना हो गया, 20. 20 प्लस 10 प्लस 4, आंसर कितना हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस का बेटा, समेशन, दैट विल बी 34. दैट विल बी द समेशन. क्लियर है बेटा 12th क्वेश्चन भी. ठीक है, हमसे कह रहा है 13 क्वेश्चन किस राउंड में रखोगे. 13 क्वेश्चन को किस राउंड में रखोगे. तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकाउंट ये राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के क्वेश्चन में बन सकता था. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज along one side 200 and 1000 per feet along the other three side. एक रेक्टेंगल है, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है. ठीक है. इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया है x इंटू y, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 60,000. कॉस्ट देखो, मान लो x वाले की कॉस्ट 200 है, मतलब 200 पर फीट. अगर x फीट है तो 200 पर फीट, तो ये 200x आ गया. बाकी तीनों वाले की 100 है, मतलब 100y प्लस 100x प्लस 100y. दैट मीन्स इट विल बी 200x प्लस 300y. ये कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट. इस टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना है बेटा, जल्दी बोलो. इस टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना है, वी वांट टू मिनिमाइज इट. अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है, सोचो प्रोडक्ट दिया है, सम को मिनिमाइज करना है, कहां पे मूव करते हो बेटा तुम. प्रोडक्ट दिया हो, सम को मिनिमाइज करना हो, कहां पे मूव करते हो, यू विल मूव टू AMGM कॉन्सेप्ट. AMGM पे मूव करते हो. या तो AMGM पे जाओगे, अगर या तो मिनिमम के लिए ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए बेटा, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए. अगर मिनिमम चाहिए, इट शुड बी इक्वल. ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. दोनों मेथड से कर सकते हो. मतलब मेथड 1 ऐसा कर सकते हो कि 200x प्लस 300y डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अरिथमेटिक मीन, इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन 200x इंटू 300y टू द पावर 1/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 0 0 0 0 4 0 xy इंटू 300x प्लस 200y. वो जो भी करो बेटा, x की वैल्यू को कितना कह दो, 200 कह दोगे तो बाकी वो निकल जाएंगे. 200x प्लस तो 300x प्लस 200, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. वो किसी भी वेरिएबल में ले जाओ, 300x प्लस 200y होगा, किसी वेरिएबल में ले जाओ, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. 200x प्लस 300y कर दो या 300x प्लस 200y कर दो, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है. लिख देता हूं मैं फिर भी 300x प्लस 200y लिख देता हूं. ठीक है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. 300x प्लस 200y आ गया, तो ये 6 0 0 0 0 0 टू द पावर 1/2.
दैट विल बी 6000000, रूट ओवर एक कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन 300x प्लस 200y डिवाइड बाई 2 था, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 120000, मतलब आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा? सी पार्ट। क्लियर है बेटा सबको? इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता था बेटा? देखो यहां पर ये 300x प्लस 200y आया, इसको मुझे मिनिमाइज करना है बेटा, और x इंटू वाई दिया है, तो मिनिमम तब होगा जब 300x 200y के इक्वल होगा। इसका मतलब जब x बाई वाई जो होगा वो 2/3 के इक्वल होगा, x बाई वाई। तो मतलब जब x की वैल्यू 2a तो y की वैल्यू 3a के इक्वल होगी। यहां पुट कर दो, तो 2a इंटू 3a इज इक्वल टू 60,000, तो 6a, तो a आ गया 100, a की वैल्यू 100 हो गई, तो x हो गया 200 और y हो गया 300। पुट कर दो, 300 इंटू 200 मतलब 60,000, 200 इंटू 300 60,000, 60,000 प्लस 60,000 1,20,000। दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बेटा? कोई भी मेथड यू कैन सॉल्व। किस राउंड के लिए बेटा? किस राउंड के लिए? इट शुड बी योर राउंड 1 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी तुम्हें याद दिलाता हूं, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था, x इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/8, और वहां पे x की वैल्यू। तो ये कौन सी सीरीज का फॉर्मेशन करता है? ऊपर ऊपर कौन सी सीरीज का फॉर्मेशन करेगा? दिस इज द जीपी सीरीज बेटा, है ना, जीपी सीरीज। वैसे ही देखो यहां पर ये लिखा है 10 टू दी पावर 1/7 इंटू 10 टू दी पावर 2/7 इंटू 10 टू दी पावर 3/7, ऐसे करते करते 10 टू दी पावर n/7। तो ये प्रोडक्ट होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/7 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक पहुंच गया, तो 10 इंटू 1 से लेके n तक का समेशन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 14 हो गया, है ना। n प्लस 1/2 होता है, 2 इंटू 7 14, दैट इज ग्रेटर देन 999। 999 मतलब ये 10 टू दी पावर 3 के क्लोज होगा कि नहीं होगा बेटा? जल्दी बोलो। 10 टू दी पावर 3 माइनस 1 बेसिकली, मतलब ये जो वैल्यू है ये किससे ज्यादा होनी चाहिए बेटा? n प्लस 1/14 की वैल्यू, n प्लस 1/14 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बेटा। तो n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 42, तो n की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू विल सेटिस्फाई बेटा मिनिमम? अगर देखो, अगर तुम इनको 5 रखोगे तो 5 इंटू 6 30 आया, क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं। अगर n की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 इंटू 7 मतलब 42। इसका मतलब है कि मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी n की बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 6। दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बेटा? बढ़िया। किस राउंड में रखोगे? ये तो सेम क्वेश्चन बेटा आपका पीछे भी 2019 में भी और 18-19 पेपर देखोगे वहां पे भी आया हुआ था सेम क्वेश्चन। एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जी एक्स माइनस 3x बतानी है। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x है बेटा, तो एफ जी एक्स मतलब x को जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7gx होगा। अब gx की वैल्यू x प्लस 3 है, मतलब इट विल बी x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, साथ में माइनस 3x भी आ गया यहाँ पे, माइनस 3x, मतलब x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21 माइनस 3x, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 आ गया। हमें इसको मिनिमाइज करना है। कई सारे मेथड होते हैं कि नहीं होते इसको मिनिमाइज करने के लिए? जल्दी बोलो बेटा। मेथड 1 होता है, इसको क्या बना लेते हो? मेथड 1 होता है बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। 0 माइनस 16, आंसर कितना आ गया? माइनस 16। दूसरा क्या हो सकता है बेटा
कि इसको तुम जिसको डिफरेंशिएशन आता है डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा बेटा? x की किस वैल्यू के लिए? 2 के लिए। तो 4 माइनस 8 माइनस 12 अगेन माइनस 16। मेथड 3 क्या होता था बेटा? अगर तुम्हें याद हो तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो माइनस डी बाई 4a होती है। याद है इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a होती है। एट विच एक्स बेटा? एट विच एक्स? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस b बाई 2। तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो, बट सबसे फास्ट अप्रोच बेटा डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, खत्म कर दो, तो आंसर विल बी माइनस 16। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। समझ गए बेटा? 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक ही चीज दिक्कत थी, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ टॉपर्स। किसी ने सिंगल टॉपर का निकाल लिया था और किसी ने क्या किया था बेटा? किसी ने क्या किया था? किसी ने टोटल निकाल दिया था। लेकिन इस जो था वो थोड़ा सा वो दे रहा था कि एक ही का निकालना है। ठीक है, चलो वो ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 50। अरिथमेटिक टोटल स्कोर कितना हो जाएगा बेटा? अरिथमेटिक मीन 25 का अगर 50 है तो टोटल स्कोर 25 इंटू 50 1250, दैट विल बी टोटल स्कोर। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? टोटल स्कोर 1250। अब कह रहा है कि 5 ऑफ दीज स्टूडेंट टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर। मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टूडेंट ने टॉप किया, उनका सेम स्कोर था। मान लो x x x x x ये था। इफ द स्कोर ऑफ अदर स्टूडेंट आर डिस्टिंक्ट इंटीजर विद द लोवेस्ट बीइंग 30। तो मतलब जो लोवेस्ट स्कोर हुआ है बाकी के स्टूडेंट में, बाकी बचे 20 स्टूडेंट, उन सब 20 स्टूडेंट का स्कोर डिफरेंट है और उसमें लोवेस्ट स्कोर 30 है। अब मुझे बताना है कि इस x को मैक्सिमाइज करना है, इन पांचों का स्कोर। अगर इन पांचों के स्कोर को मैक्सिमाइज करना है बेटा, इन पांचों के स्कोर को, तो इन 20 स्टूडेंट के स्कोर को क्या करोगे? इनको मिनिमाइज करोगे बेटा। अगर इनको पांचों को मैक्सिमाइज करना है तो इनके मिनिमाइज करोगे, और उनमें मिनिमम स्कोर 30 है और सबका स्कोर डिस्टिंक्ट है। तो अगर सबसे कम वाले का 30 है तो नेक्स्ट वाले का कितना रखोगे बेटा? नेक्स्ट वाले का 31, 32, ये 20 स्टूडेंट का स्कोर होगा। देखते हैं कितना आता है। हम लोगों को पता है ये एपी सीरीज है, इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 20/2 2 इंटू 30 प्लस 19 इंटू 1, तो ये आ गया 10, 10 इंटू 79, तो 790 आ गया। मतलब 20 स्टूडेंट का लोवेस्ट स्कोर है 790, टोटल स्कोर है 1250। तो बाकी के बचे 5 टॉपर का स्कोर कितना होगा बेटा? जल्दी बोलो। बाकी के बचे 5 टॉपर का स्कोर 460 हो गया, 460। अब बाकी के बचे 5 टॉपर का 460 है, तो हर टॉपर का स्कोर कितना होगा? इसको कितने से डिवाइड कर दे बेटा? पांचों का स्कोर इक्वल है, इक्वल से डिवाइड कर दे, तो कितना स्कोर आ गया बेटा? दैट विल बी 92। दैट शुड बी योर आंसर। समझ गए? समझ गए? इस तरह का एक क्वेश्चन याद कराता हूं कि तुम्हारे असाइनमेंट में कहा था, यू विल अंडरस्टैंड। एवरेज क्लास का 4th क्वेश्चन, एवरेज असाइनमेंट का जो पहला असाइनमेंट है उसका 4th क्वेश्चन जो है, 4th क्वेश्चन में अगर तुम्हें याद हो तो कुछ बंदों का स्कोर दिया हुआ था और हमें मैक्सिमम का स्कोर बताना था, जहां पे सबके स्कोर डिस्टिंक्ट थे, एंड आंसर वाज 594। 594 आंसर था वहां पे। 5 अगर किसी बच्चे ने लगाया हुआ होगा तो 4th क्वेश्चन का आंसर था 594। उसी बेसिक से कॉन्सेप्ट पे कि उनको मैक्सिमाइज करोगे, दूसरा मिनिमाइज हो जाएगा। चलो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वन पार्ट ऑफ अ हॉस्टल मंथली एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, एक पार्ट फिक्स्ड है, एंड अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बॉर्डर्स। ये किस क्वेश्चन से रिलेट होता है बेटा? जल्दी बोलो। बस वाला क्वेश्चन याद है, यहाँ पे नंबर ऑफ बसेस चाहिए होती थी और जस्ट है ना, बस वाला क्वेश्चन तुम्हें याद होगा। एक पार्ट तो फिक्स है हॉस्टल की, एक पार्ट फिक्स है,
दूसरा पार्ट जो है वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ बॉर्डर्स के जो नंबर है n से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस n को हटा दें तो क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k इंट्रोड्यूस कर देंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, kn आगे। मतलब जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंस वो फिक्स है, मंथली एक्सपेंस प्लस के एन के इक्वल है ना, ये टोटल एक्सपेंसेस है मेरे। टोटल एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट प्लस के एन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, हॉस्टल कलेक्ट 16,000 पर मंथ फ्रॉम ईच बॉर्डर when the number of border is 50, the profit of the hostel is 200 per border। 1600 कलेक्ट करता है, 200 का प्रॉफिट है, मतलब पर बॉर्डर कितने का एक्सपेंस है बेटा, पर बॉर्डर एक्सपेंसेस कितना है, 1600 कलेक्ट कर रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी बोलो, 1600 कलेक्ट कर रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बॉर्डर में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1400 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा एक बॉर्डर में। 1600 कलेक्ट किए जा रहे हैं, 200 का प्रॉफिट है पर बॉर्डर, इसका मतलब है 1400 का प्रॉफिट हो रहा होगा, एक्सपेंस हो रहा होगा। तो टोटल एक्सपेंस में फिक्स कॉस्ट है प्लस के इंटू, अब पहले केस में नंबर ऑफ ऑर्डर है 50, ये टोटल एक्सपेंस जो है दैट इज इक्वल टू पर बॉर्डर कितना है 1400 का टोटल एक्सपेंस और टोटल है 50। बोलो पहली कंडीशन सही है बेटा, एफ प्लस के इंटू 50 इज इक्वल टू 1400 इंटू 50, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है और दैट इज अवर टोटल एक्सपेंस, ये पहला आ गया। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्डर इज 75, मतलब एफ प्लस के इंटू 75 दैट इज इक्वल टू, अब 250 पर बॉर्डर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस कितना हुआ होगा बेटा पर बॉर्डर, जल्दी बोलो 1350 का एक्सपेंस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, 1600 कलेक्ट कर रहे हो, 250 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कितने का एक्सपेंस हुआ होगा बेटा, 1350 का एक्सपेंस हुआ होगा, और कितने बॉर्डर हैं 75। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। इतना क्लियर हुआ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, इतना क्लियर है, परफेक्ट। यहां से किस किस की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, यहां से किस किस की वैल्यू निकल जाएगी, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड के बेटा, एफ और के की वैल्यू आएगी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो k इंटू 25 इज इक्वल टू 1350 इंटू 75 माइनस 1400 इंटू 50। जल्दी से यहां से k की वैल्यू निकालो, 1350 इंटू 75 माइनस 1400 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 25 से डिवाइड किया इंटू 3 माइनस 2800, तो k की वैल्यू आ गई, बच्चे बोल रहे हैं 1250। अगर k की वैल्यू 1250 आ गई है तो f इज इक्वल टू 1400 इंटू 50 माइनस 1250 इंटू 50 इंटू 150, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1500, 7500 f की आ गई, k की वैल्यू इतनी आ गई, तो जो टोटल एक्सपेंस है दैट इज इक्वल टू 7500 प्लस 12,500 इंटू n, ये आ गया मेरा टोटल एक्सपेंस। अब मुझसे क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर इज 80 देन द टोटल प्रॉफिट, अगर 80 है तो टोटल एक्सपेंस है 7500 प्लस 1250 इंटू 80। जल्दी सॉल्व करके टोटल एक्सपेंस बताओ कितना आया बेटा, 7500 प्लस 1250 इंटू 80, जल्दी सॉल्व करके टोटल एक्सपेंस 70,000 7,000 70,000 7 लाख, टोटल ये एक्सपेंस आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी होगी, देखो 1600 एक मंथ में कलेक्ट करता है, 80 बॉर्डर हैं, तो 1600 इंटू 80, 0 0 0 8 6 48 8 8 कम 8 4 12, ये टोटल कॉस्ट हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलो। 1600 पर मंथ है, 1 से 80 से इतना हो गया, इतनी चीज क्लियर हुई। ये टोटल एक्सपेंसेस हैं, ये टोटल मिला था,
तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या निकल आएगा बेटा, जल्दी बोलो। सर समझ गए, ये क्लियर हो गया सबको बेटा? कैलकुलेशन पार्ट अपने आप से चेक कर लेना, क्लियर हो गया सबको? मेथड मेथड क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चों ने जिन्होंने ये बताया होगा इसमें कुछ दिक्कत बताई होगी, प्रोसेस समझ गए हो बस? ठीक है, प्रोसेस बस समझना है तुम्हें। चलो 18 क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। लेंथ ऑफ साइड ए डी 10 है और लेंथ ऑफ साइड ए सी, डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज 20। इफ एंगल ए डी सी 30 है देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें बताना है। अच्छा देखो, मेथड 1 क्या होता, जो तुम्हें नहीं अप्लाई करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं अप्लाई करना चाहिए था। अगर मुझे डीसी की लेंथ मिल जाए तो वी कैन फाइंड दिस पार्ट एरिया और नॉट, इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जल्दी बोलो। अगर डीसी की लेंथ मिल जाए और पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया होगा, डबल कर दोगे बेटा। अगर मैं डीसी की लेंथ को एक्स कह दूं तो कौन सा मेथड अप्लाई करूं जिससे मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी बेटा? वी कैन अप्लाई कोसाइन रूल कि cos 30 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू एक्स। cos 30 की वैल्यू √3/2, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 10√3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10√3x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 10√3 का होल स्क्वायर, मतलब आ गया 300 प्लस माइनस 4bc तो 1200 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हो गई 10√3 प्लस माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हो गई 10√3 प्लस माइनस 1500 में अगर करें तो 15 इंटू 25 इंटू 4/2, तो 4 कॉमन ले लिया तो ये 5√3 प्लस माइनस 5√15 ये बचा। तो निगेटिव तो हो नहीं सकती है साइड की लेंथ, तो साइड की लेंथ आ गई 5√3 प्लस 5√15, ये साइड की लेंथ आ गई। अगर x पता है 10 पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो ADC का एरिया अगर देखें, एरिया ऑफ ADC हाफ AD इंटू DC इंटू साइन ADC। बोलो कौन सा रूल लगाया है मैंने बेटा? हाफ AD इंटू AC और साइन DC, साइन रूल के थ्रू निकाला था हमने प्रूफ में। हाफ AD की वैल्यू है 10, DC की वैल्यू है 5√3 प्लस 5√15 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो ये बन गया 5। तो 5 इंटू 5√3 प्लस 5√15/2, इतने का एरिया निकल गया। इसको डबल कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का आ जाएगा, डबल करेंगे तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 5 कॉमन लिया, 25√3 प्लस √15। आंसर कौन सा पार्ट हो गया बेटा? आंसर विल बी डी पार्ट। ये मेथड क्लियर है सबको बेटा? जल्दी। अब आते हैं इसी के दूसरे मेथड पे बेटा। ये हमारा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। AD हमें 10 दिया है, AC हमें 20 दिया है और ADC 30 दिया है। अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, कोई भी पैरेललोग्राम, मुझे हाइट चाहिए, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, ठीक है। ये मान लो है ABCDE है। इस ट्रायंगल को देखना, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में साइन 30 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई 10।
साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू AE/10, तो AE आ गया 5, AE 5 आ गया तो D आ गया 5√3, है ना, कोसाइन लगा दो कॉस रूल तब भी आ जाएगा। ये 5 हुआ, ये 10 हुआ, ये 5√3 हुआ। समझो, ये 5 है, ये 20 है, ये एंगल 90 है, तो ये जो EC बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से 400 माइनस 25 रूट ओवर ऑफ 375 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी। रूट ओवर ऑफ 375, रूट ओवर ऑफ 375 मतलब कितने का, 5 रूट क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी बोलो, 5√15 हो जाएगा, 5√15। अगर मुझे इस ADC का एरिया निकालना है बेटा, तो ADC का एरिया हाफ बेस, बेस मतलब 5√3 प्लस √15 इंटू हाइट इंटू 5, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकला। इसको डबल कर दें तो टोटल पैरेललोग्राम का एरिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 25√3 प्लस √15, दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बेटा? फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन हेक्टिक हो सकता था एग्जाम कंडीशन के लिए ना, बस इसलिए, और कुछ नहीं। जो बच्चा वो सही से श्रीधराचार्य अप्लाई कर सकता है तो उसको कुछ नहीं, वो नॉर्मल लगा सकता था, उसमें कुछ था थोड़ी ना। 19 का आते हैं बेटा। 19 क्वेश्चन किस राउंड का होना चाहिए था? 19 क्वेश्चन बेटा, 19 क्वेश्चन किस राउंड का? अगर तुमने क्लासेस सही से करी हुई थी तो दिस शुड बी राउंड 1 क्वेश्चन, अगर क्लासेस नहीं करी हुई थी तो किसी भी राउंड में ले जाओ। अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस एंड इज एरिया ऑफ दिस, एक रोम्बस बनाया हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये D1 है और ये D2 है, ऐसे। एरिया, एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2, ये एरिया दिया हुआ है 96 के इक्वल, ठीक है, हाफ D1 D2 मतलब D1 D2 जो आ गया वो आ गया 192 के इक्वल, ये D1 D2 आ गया। इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू इंक्लोज द पार्क, 40 मीटर अगर पार्क को इंक्लोज करने में, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, जल्दी बोलो, दैट इज इक्वल टू 10, मतलब इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है दैट इज 40, ये 10 आ गया। देन द कॉस्ट ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिक वायर्स अलोंग इट्स टू डायगोनल, इसका मतलब ये है बेटा, कॉस्ट जो है हमें टू डायगोनल के अलाउंड निकालनी है, मतलब मुझे टू डायगोनल का पेरीमीटर निकालना है, तो मुझे D1 प्लस D2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। D1 प्लस D2 की वैल्यू फाइंड हो जाए तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 125 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब तुम्हारे पास D1 D2 है, तुम्हारे पास A है, तुम्हें अगर याद हो तो क्लास में एक फॉर्मूला था बेटा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर बेटा, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर मतलब 400 आ गया, ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तुम्हारे पास D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर है, तुम्हारे पास D1 D2 है, तो यू कैन फाइंड D1 प्लस D2, कि D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2 D1 D2 आ गया बेटा, तो दैट मीन्स 400 प्लस 2 इंटू D1 D2 192, तो D1 प्लस D2 का होल, D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी निकालो जल्दी से, 28 बोल रहे हैं, 28 अगर D1 प्लस D2 28 है तो ये पेरीमीटर हो गया कि नहीं हो गया बेटा डायगोनल का, जल्दी बोलो, दिस इज पेरीमीटर ऑफ द डायगोनल और नॉट, डायगोनल का पेरीमीटर हो गया कि D1 और D2 की समेशन। अब वो 125 रुपए पर मीटर दे रहा है उसका प्राइस, तो 28 इंटू 125 दैट विल बी द टोटल प्राइस, कितना आ जाएगा बेटा, 3500 रुपीज, दैट शुड बी द आंसर। समझ गए? क्वेश्चन, इस तरह का सेम क्वेश्चन एक IMS के मॉक में आया हुआ था, 3x प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू 7x प्लस मॉड x प्लस 3y x प्लस 2y,
तो तुम्हें y और x को क्या करना पड़ेगा बेटा, जो मॉड वाला है, मॉड वाला y और x है, उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन दैट बेटा, ओपन करना होगा। अब ओपन तुम्हें पता है मॉड अलग अलग कंडीशन में ओपन होते हैं। जब मॉड x की वैल्यू x होगी जब x पॉजिटिव हो बेटा, और मॉड x माइनस x से ओपन होगा जब x कैसा हो बेटा, निगेटिव हो, है ना, पता है हमें। ओपन करते हैं केस 1 बेटा, अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो 3x प्लस पॉजिटिव से ओपन होगा तो ये 3y इज इक्वल टू 7 आएगा, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 आएगा। सॉल्व करें तो सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो x की वैल्यू 6 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 6 आई बेटा, x की वैल्यू 6 आई, से इसको सब्ट्रैक्ट किया, x की वैल्यू 6 बन गई। x की वैल्यू 6 रखते ही ये 18, y कैसा आ गया, पॉजिटिव की निगेटिव, जल्दी बोलो। x की वैल्यू 6 रखते ही y कैसा आ गया, निगेटिव आ गया बेटा। लेकिन तुमने y को कैसा लेट किया है बेटा, तुमने y को कैसा लेट किया है, पॉजिटिव लेट किया है, दिस केस विल बी रिजेक्टेड। केस 2 आओ बेटा, जब तुमने x को भी निगेटिव लिया और y को भी निगेटिव लिया तो दोनों निगेटिव से ओपन होंगे, मतलब 3x, ये -2y प्लस y, मतलब -y इज इक्वल टू 7। ये निगेटिव से ओपन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। सोचो y तुमने निगेटिव लिया है बेटा, लेकिन y की वैल्यू i कैसी है यहां पर, जल्दी बोलो, पॉजिटिव। अगेन केस रिजेक्टेड बेटा। केस 3 लोग है, जब x पॉजिटिव और y निगेटिव है, x पॉजिटिव y निगेटिव, जब x पॉजिटिव और y निगेटिव आया तो ये बना 3x माइनस y इज इक्वल टू 7, और ये जब x पॉजिटिव मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 21, दोनों को ऐड किया तो 11x इज इक्वल टू 22, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 2 आई तो y कितना आ गया, जल्दी बोलो, x की वैल्यू 2 रखते ही y की वैल्यू -1 आ गई। सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, जल्दी बोलो, x पॉजिटिव y निगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू निगेटिव, सेटिस्फाई किया। निकालना क्या है, x प्लस 2y, तो 2 माइनस 2, आंसर कितना हो गया बेटा, दैट विल बी 0, दैट शुड बी योर आंसर। समझ गए? सिर्फ इसमें क्या करना था बेटा, वी हैव टू ओपन दीज वैल्यूज, हमें ओपन करनी थी वैल्यू और वहीं पे हमारा गेम हो जाता है ना, हमें ओपन करते ही वहीं पे हमारा गेम बन जाता बेटा। बहुत बढ़िया। 21 पे आते हैं, किस राउंड पे करते 21 को, 21 को ये देखो किसी भी राउंड पे ले जा सकते थे, दिस शुड डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्चुअली में कुछ जो वो कुछ बच्चे जिनका बेसिक अगर उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता इन चीजों को मैनेज करने पे, तो ये इसको लीव करके दूसरे क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छी चीज ये है बेटा कि हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर निकालने हैं, और कैसी वैल्यू हमें एम और एन की चाहिए बेटा, एम और एन की कैसी वैल्यू चाहिए, वी नीड इंटीग्रल वैल्यू, हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए which satisfied 1 plus mn m plus n less than 5, m plus n less than 5। now understand, पहले चीज को समझोगे तो बहुत बेसिक, सब छोटा सा हिट एंड ट्रायल और खत्म है क्वेश्चन में, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता था एग्जाम कंडीशन में उतनी ना हो पाए क्लिक जबरदस्ती, तो आगे बढ़ सकते थे, क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, जिनका अलजबरा अच्छा है वो निपटा सकते थे। यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि तुमने m की वैल्यू को 1 लिया और n की वैल्यू को कोई और वैल्यू ली 2 ली, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहां पे ये वैल्यू ये mn 2 हो जाएगा, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी 3 लेस देन 3 बेटा, क्या सेटिस्फाई करेगी, नहीं करेगी। इसी तरह अगर n की वैल्यू को तुम 3 लेते तो ये 4 हो जाता, लेकिन ये फिर ये भी 4 हो जाता क्योंकि एक एडेड है। अगर n की वैल्यू को 4 लेते तो 1 + 4 5 हो जाती। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर तुम m की वैल्यू 1 लेके n की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रखोगे, सेटिस्फाई नहीं कर सकती। फिर तुम सोचोगे यार मैं m की वैल्यू 2 रखता हूं,
m की वैल्यू 2 रखे, अगर n की वैल्यू को 1 रखोगे तो यही केस हो गया, कोई फर्क ही नहीं आया क्योंकि m और n इंटरचेंजेबल है। लेकिन m की वैल्यू 2 रखे, अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा बेटा? क्या सेटिस्फाई करेगा? नो, इट विल नॉट सेटिस्फाई बेटा, क्योंकि m और n, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, m प्लस n 5, 5 इज लेस देन 5 नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यह है कि m और n में किसी एक को क्या होना पड़ेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई होनी है बेटा? इट शुड बी 0 बेटा, क्योंकि अगर तुम सोचोगे निगेटिव, तो अगर तुमने m की वैल्यू -1 रखी और n की वैल्यू -2 रखी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस कंडीशन पे आते हैं, m प्लस n 2 हो जाएगा, mn ये 3 लेस देन 3 आ जाएगा। अगेन वो क्योंकि मॉड के अंदर है तो बाहर पॉजिटिव ही निकल के आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि m और n में कम से कम एक को वैल्यू को क्या होना पड़ेगा बेटा? एक वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। अगर तुमने m की वैल्यू 0 रखी तो ये वैल्यू 1 हो गई बेटा अपने आप ही। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है टू सेटिस्फाई द कंडीशन? n की वैल्यू 2, 3 और 4 हो सकती है। क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती, 2, 3, 4 हो गई। m की वैल्यू 0 रखी, n की वैल्यू 2 रखी, 3, 4 रखी, 2 के साथ n की वैल्यू 2 के साथ साथ -2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जल्दी बोलो बेटा। -2, वो भी 2 दे देगा, -3, -4। मतलब ये अभी मुझे कितनी वैल्यू मिल गई बेटा? मुझे कितनी वैल्यू मिल गई? आई गॉट 6 पेयर्स, 6 पेयर। लेकिन सोचो m और n आपस में इंटरचेंजेबल है, तो एक्चुअली में कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 6 की जगह कितनी वैल्यू होगा? m इज इक्वल टू 0 रखा है, मैं n की वैल्यू 0 रख के m को यहां पे ऐसे चला दूं, 3 -3 4 -4, तो कितने टोटल आंसर, कितने डिस्टिंक्ट पेयर का फॉर्मेशन हो गया बेटा? देयर विल बी 12 डिस्टिंक्ट पेयर। अब बच्चा पूछ रहा है m की वैल्यू 0 रखी और n की वैल्यू 1 रखी, तो m प्लस n 1 हो गया, 1 प्लस mn भी 1 हो गया। क्या 1 लेस देन 1 सेटिस्फाई करेगा? नो, इट विल नॉट सेटिस्फाई बेटा। तो मेरा आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? कितने पेयर ऑफ इंटीग्रल सेटिस्फाई करेंगे बेटा? 12 पेयर ऑफ इंटीग्रल सेटिस्फाई। तो जस्ट बेसिक इट एंड ट्रायल से, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार कि m और n की क्या बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती थी? क्या m और n की बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि लेस देन 5 पे जा रहा है, तो गेम छोटी वैल्यू पे ही खेलना था, तो वहीं खत्म हो जाता क्वेश्चन। ये मेथड क्लियर है बेटा? हिट एंड ट्रायल, बेसिक सा हिट एंड ट्रायल क्लियर है, जिससे तुम्हें एग्जाम कंडीशन में करना चाहिए था सॉल्विंग। ठीक है, मेथड 2 पे आते हैं बेटा। मेथड 1 सबको क्लियर, एक बार बता दो बेटा जल्दी से। मेथड 1 सबको क्लियर है? मेथड 2 पे आते हैं बेटा। देखो, मैं तुमसे कहूं कि मॉड एक्स लेस देन वाई, मॉड वाई है, तो अगर स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं मॉड 2 लेस देन मॉड -3 है, तो 2 इसका होल स्क्वायर मतलब 4 लेस देन 9 हो जाएगा बेटा। ऑब्वियस है, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इसी बेसिक सी चीज का यूज कर देते हैं बेटा कि मॉड 1 प्लस mn जो है वो लेस देन मॉड m प्लस n है, दैट लेस देन 5 है। स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस mn का होल स्क्वायर जो है वो m प्लस n का होल स्क्वायर लेस देन 25 है। इसको देखना, 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn दैट इज लेस देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ये कैंसिल हो गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को, तो अगर इससे m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस n स्क्वायर आया, -1 इनसे कॉमन ले लिया तो 1 माइनस n स्क्वायर आया ग्रेटर देन 0। तो m स्क्वायर -1 और 1 माइनस n स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया। अगर माइनस यहां से कॉमन ले लें तो m स्क्वायर -1 n स्क्वायर -1 लेस देन 0 आया। अब मुझे बताओ कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है, वो m और n इंटीग्रल है, मतलब इन दोनों में क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकती हैं बेटा? क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? नहीं। क्या दोनों वैल्यू निगेटिव हो सकती हैं बेटा? दोनों वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं।
मतलब अगर इफ m स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा तो n स्क्वायर माइनस वन कैसा होगा बेटा, जल्दी बोलो। दैट विल बी निगेटिव। ये पहला केस होगा। इफ n स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा तो m स्क्वायर माइनस वन निगेटिव होगा। बोलो करेक्ट है कि नहीं है, जल्दी बोलो। मतलब केस वन की अगर बात करें तो m स्क्वायर ग्रेटर देन वन है तो n स्क्वायर लेस देन वन है, और केस टू की बात करें तो n स्क्वायर ग्रेटर देन वन है, m स्क्वायर लेस देन वन है। अब बताओ मुझे, जो m और n है वो इंटीग्रल है, n स्क्वायर की वैल्यू एक से कम है। अगर मैं केस वन को देखूं बेटा, n स्क्वायर की वैल्यू एक से कम है, n स्क्वायर की वैल्यू एक से कम और n इंटीग्रल है, मतलब n की कौन सी केवल पॉसिबल वैल्यू है बेटा, सोचो। केवल जीरो पॉसिबल है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो बड़ा आएगा, 3 रखोगे बड़ा आएगा, 1 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, -2 4 बना देगा। केवल n की वैल्यू जीरो पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू जीरो पॉसिबल है और m स्क्वायर ग्रेटर देन वन है, m स्क्वायर ग्रेटर देन वन है, तो सोचो m की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है बेटा। अगर m स्क्वायर ग्रेटर देन वन है तो m की पॉसिबल वैल्यू 2 3 और 4 पॉसिबल है कि नहीं, जल्दी बोलो। 2 3 4 और -2 -3 -4, मतलब यहां पे कितने केसेस मुझे मिल गए बेटा। हाउ मेनी केसेस वी गॉट, 6 केसेस यहां मिले। सेम केस टू में भी कितने केसेस मिलेंगे बेटा, वी विल गेट 6 केसेस देयर। तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे बेटा, वी विल गेट 12 केसेस। लोगों को 12 केसेस समझ गए। अब मुझे बताओ कि एग्जाम कंडीशन में तुम ये मेथड पे जाते कि तुम बेसिक नॉर्मल पुटिंग करते और वहीं पे खत्म कर देते क्वेश्चन को। यू शुड सॉल्व की बेसिक पुटिंग करते और वहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर चुके होते, तो तुम्हारे लिए बेटर रहता कि बेसिक हम लोग देखते कि 1 और 2 देखते, नहीं सेटिस्फाई करा, यू विल अंडरस्टैंड कि जीरो लेना ही पड़ेगा, वहीं गेम खत्म कर देते। 22 क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक ए ऑफर 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा 6% हाफ ईयरली है, मतलब अगर एक ईयर के लिए जाना हो तो एक ईयर एक्चुअली में कितनी बार कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अगर तुमने सही से किया 2 बार कन्वर्ट हो जाएगा। और 6% इंटरेस्ट की जगह कितने परसेंट इंटरेस्ट जाएगा बेटा, 3% इंटरेस्ट जाएगा। नॉट क्वेश्चन 12 नहीं, 3% है ना, 3% इंटरेस्ट बेसिकली। अगर हमें कह रहा है 6% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और अगर मैं एक ईयर की बात कर रहा हूं तो 3% 2 बार लगेगा, तो 3% बेसिकली 2 ईयर तक। 2 हम लोग ऐसा मानते हैं फॉर सॉल्विंग पर्पस कि 2 ईयर के लिए चला गया है 3% है ना, ऐसा हम लोग एक ईयर के लिए अगर हमसे पूछ रहा होता है। अगर 2 ईयर के लिए कहेगा कंपाउंड हाफ ईयरली है तो कितने ईयर बन जाते हैं वो 2 ईयर बेटा, एक्चुअली में 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, बेसिक हम लोगों ने किया होगा। ठीक है, ये तो बैंक ए का काम है। बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, बट द एनुअल इंटरेस्ट ऑफर बाई बैंक बी है और बैंक सी है बेटा। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर बाई बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ बैंक बी। ठीक है, अगर इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट आर है तो इसका 2 आर है। राजू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी, राजू ने मान लो x रुपए इन्वेस्ट किए हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड, मान लो t के लिए। एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000, रूपा ने 10,000 रुपीज किए हैं फॉर ट्वाइस दैट पीरियड, तो 2t टाइम के लिए किया। परफेक्ट। द इंटरेस्ट दैट वुड अकर टू राजू, अब राजू के लिए देखते हैं। राजू सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, तो राजू ने जो सिंपल इंटरेस्ट लिया होगा दैट इज इक्वल टू एक्स आर टी बाई 100 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। सिंपल इंटरेस्ट राजू का बेटा, जल्दी, एक्स आर टी बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100 is equal to the interest that would have occurred had he invested the same amount in bank A for a year. सोचो, बैंक 1 ईयर के लिए 3%, 2 ईयर के लिए, समझना वहां पर जो सीआई होता है, सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अमाउंट आएगा एक्स, अमाउंट क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी माइनस पी, ये सीआई होता है। प्रिंसिपल अमाउंट है राजू का एक्स, 1 प्लस आर है 3%,
और कितना टाइम जो एक ईयर की बात कर रहा है वो एक्चुअली में कितना हो गया होगा बेटा, 2 बन गया होगा, माइनस एक्स। तो x इंटू 103 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो x इंटू 103 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स आर टी बाई 100। x से x कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आर टी की जो वैल्यू आ गई वो 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 203 डिवाइडेड बाई 100, ये आर टी की वैल्यू निकल आई। हमें कह रहा था इंटरेस्ट अकर्ड इन रूपा। रूपा के लिए अगर इंटरेस्ट देखें तो 2r इंटू 10,000 इंटू 2t बाई 100, तो ये कैंसिल, तो 100 इंटू 4RT है रूपा के लिए, तो 400 RT की वैल्यू ये रख दो, 3 इंटू 202 डिवाइडेड बाई 100, तो 12 इंटू 203, 3624, मतलब 2436 रुपए रूपा का इंटरेस्ट आ गया। समझ गए? जल्दी, ये मेथड समझ गए हो? ये मेथड समझ गए? अच्छा, अब आते हैं इसी पे दूसरे मेथड पे, जो हम लोगों ने क्लासेस में भी बार बार किया था। ये तो बेसिक जो कहता जा रहा है वो करते चले जा रहे हैं। सोचो राजू जो है, राजू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से टी टाइम के लिए कुछ एक्स अमाउंट लगाता है, जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट सेम है अगर वो 3% पे सीआई के लिए 2 ईयर के लिए लगाता है। 3%, 6% हाफ ईयरली है, तो 3% 2 ईयर, एक तरह से 3% अगर 2 ईयर के लिए ओवरऑल इंटरेस्ट देखे तो कितना बन जाता है बेटा? 3% 2 ईयर के लिए अगर ओवरऑल देखे तो कितना हो जाता है? 3% प्लस 3% प्लस 3 का 3%, मतलब 6.09% बनता है कि नहीं बनता? जल्दी बोलो। 6.09%। 6, इतनी चीज क्लियर हुई बेटा? ये तो हम लोग ने क्लास में किया है। 3% अगर 2 ईयर के लिए इतने परसेंट इंटरेस्ट, मतलब 3% सीआई 2 ईयर के लिए जो है, 3% सीआई के लिए अगर 2 ईयर तक वो जाता है, 1 ईयर है बेसिकली लेकिन हाफ ईयरली चल रहा है, तो 3% अगर 2 ईयर के लिए, इतने परसेंट जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, 6.09% जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, 6.09%, वो बेसिकली कितने ईयर के लिए है बेटा? 6.09%। जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो 2 ईयर के लिए काम बन रहा है। सर एक बार फिर से समझा दो, फिर से देख लो बेटा। एक सेकेंड बस वेट करना बेटा। एक सेकेंड चार्ज पे लगा लू, एक सेकेंड। देखो बेटा, समझना ध्यान से, फिर से बता देता हूं। देखो राजू ने बेटा किस बैंक में अप्लाई किए थे? राजू ने, जल्दी बोलो, राजू ने किस बैंक में अप्लाई किए थे? बैंक बी। बैंक बी में राजू ने अप्लाई किए थे। बैंक बी में उसने एक्स रुपी अप्लाई किए, मान लो टी टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, और R% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। एक्स रुपए राजू ने अप्लाई किए टी टाइम के लिए और R% इसके लिए, ठीक है, R%। अब यही चीज ये चीज बैंक ए में, बैंक ए में वो 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। 1 ईयर के लिए जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक्चुअली में करे 1 ही ईयर के लिए रहा है, लेकिन उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा 1 ईयर पे? 6.09% इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जल्दी बोलो बेटा। 6.09%, क्योंकि
बैंक ए जो है वो 6% प्रोवाइड करता है हाफ ईयरली, 6%। तो मतलब हाफ ईयरली अगर 6% है तो 3% क्या होगा बेटा? 3% क्या होगा? दो पार्ट में होगा 3%, दो पार्ट में 3%। और 3% अगर एक ईयर की बात कर रहा है तो वो 2 ईयर तक 3% चला जाएगा एक तरह से। हम लोग अगर यहां पे देखें तो 3% 2 ईयर के लिए कितना हो जाता है बेटा? 6.09%, 6.09%। इतनी चीज क्लियर हुई बेटा? 6.09%। तो राजू आता है, राजू एक ईयर के लिए 6.09% के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा। अब वो कह रहा है, मान लो, जस्ट मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 10,000। अगर वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एक ईयर के लिए इतने परसेंट पे, तो उसको कितने रुपए इंटरेस्ट मिलता है बेटा? उसको कितने परसेंट, कितने रुपए इंटरेस्ट मिलता है? 10,000 रुपए अगर मान लो इन्वेस्ट करता है 6.09 के लिए एक ईयर के लिए, तो ही विल गेट 609 रुपीज और नॉट? जल्दी बोलो बेटा, 609 रुपए करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी, 609 रुपए। अब आती है रूपा। रूपा इस सेम अमाउंट को, 10,000 रुपीज को एक ईयर की जगह कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट करती है बेटा? 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करती है, और इससे डबल इंटरेस्ट पे, इससे डबल इंटरेस्ट पे, डबल इंटरेस्ट, डबल ईयर। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट राजू को मिला होगा उससे कितने टाइम इंटरेस्ट बेटा पूजा को मिला होगा, रूपा को मिला होगा बेटा? 2 ईयर और 2 डबल, तो 2R इंटू 2T, मतलब कितने टाइम मिला होगा उसको बेटा पूजा को? 4 टाइम मिला होगा। 4×9 = 36, 4×3 = 24। तो मतलब कितना अमाउंट हो गया बेटा? ही विल गेट 2436 रुपीज। समझ गए? तो बेसिक मेथड ये था, इससे भी कर सकते थे। अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय कैलकुलेशन अप्रोच। ये कैलकुलेशन अप्रोच से भी, एक बार मैं कैलकुलेशन अप्रोच फिर दिखा देता हूं, फिर क्लास ओवर करेंगे। एक बार कैलकुलेशन अप्रोच फिर से दिखा देता हूं। देखो, जो राजू है, राजू ने x रुपीस टी टाइम के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो किया, तो राजू का जो एसआई मिला है वो मिला है XRT/100। ये जो एसआई है वो सीआई के इक्वल है, वो भी एक ईयर के, जिसको 6% इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली पे किया जा रहा है, हाफ ईयरली। मतलब एक ईयर की जगह अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला जो हो जाता है, अगर हाफ ईयरली होता है तो 1 + R/200 हो जाता है, n की जगह 2n हो जाता है, यही फॉर्मूला बन जाता है। तो P1 + R है 6, तो ये 3/100 टू द पावर 2 बन गया। ये बन गया मेरा अमाउंट। अब जब इस अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देते हैं तो सीआई बन जाता है। प्रिंसिपल है x1 + 3/100 का होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू सीआई। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, सीआई एसआई। तो XRT/100 जो है वो x 103/100 का होल स्क्वायर -1 के है, x से x कैंसिल हो गया, तो RT/100 जो आ गया दैट इज इक्वल टू 103 का होल स्क्वायर -100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो 103 - 100 मतलब 3 × 203 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो RT बन गया इतना, ये RT बन गया। अब रूपा ने जो इन्वेस्ट किए वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ट्वाइस दैट पीरियड, मतलब 2T टाइम के लिए, और ट्वाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 2R के लिए। तो इसका जो एसआई होगा वो होगा 10,000 × 4RT/100। ये कैंसिल, मतलब 400 RT की वैल्यू 3 × 203 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 4 टाइम है 203, मतलब ये आ गया 609 के 36, 4×3 = 24, 2436। दैट शुड बी योर आंसर। समझ गए बेटा? क्लियर है? अगर ध्यान दोगे तो पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, देखो टाइम लिमिट में तो ऑब्वियस है कि पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते थे, लेकिन पेपर में ओवरऑल अगर देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो रीच के बाहर का हो क्वेश्चन।
यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे ही घूमे घुमाए क्वेश्चंस थे, है ना। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा, जो मतलब नॉन इंजीनियर्स के लिए स्पेशली अच्छा क्वेश्चन था, दैट वाज दिस 21 क्वेश्चन, जहां वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल में फंस सकते हैं। अदरवाइज सारे क्वेश्चन रीच में ही क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन के बेटर अप्रोचेस लगा सकते थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े और उस पे कर सकते थे, है ना। इस तरह के पेपर लगाते रहो विद इन टाइम लिमिट, जितना ज्यादा हो सकेगा, जैसे जैसे स्लॉट मिलते जाए उस तरह से लगाते रहो। क्लियर है बेटा पूरा पेपर? ठीक है। इस पेपर में 22 क्वेश्चन में कम से कम कितने सॉल्व करने चाहिए थे 40 मिनट में? 40 मिनट में कम से कम भी तुम्हें अगर इजी भी, अगर नॉर्मल भी पिक करते ना, स्टिल यू शुड सॉल्व बाई 14 क्वेश्चन, कम से कम फिर भी 14-15 क्वेश्चन यू बी शुड बी एबल टू सॉल्व दोस। इतने क्वेश्चन 14 अगर सही तरह से ढूंढते। थोड़ा सा अब जब इस ईयर प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा सा ये याद रखो कि किस तरह से परसेंटेज के टर्म पे डील करना है ना। घबराना नहीं है बड़ी लैंग्वेज देख के, ये सब थोड़ा पॉइंट है कि वो इस हैबिट ऐसे डालनी है कि अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ रहा है स्टिल तुम्हें वो हैबिट वो होनी चाहिए, है ना। स्टिल वो हैबिट, हाँ ऑप्शन वाले क्वेश्चन कम ही थे, कम ही ऑप्शन। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा पूरा पेपर? पूरा पेपर क्लियर है? चलो ओवर करते हैं सेशन, ठीक है। चलो अब आते हैं, ये 2 मिनट पॉज लेंगे बेटा, फिर हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। चलो देखो क्या है कि अभी